स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? वो मॉलिक्यूल जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इज हायर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इसमें ये क्या कहना चाहता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो अबंडेंस है, जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है दूसरे एलिमेंट के कंपेयर में, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा है एज कंपेयर टू द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, कि अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन कम है एज कंपेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तब हम एनालाइज कैसे करेंगे किसी भी आपका कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, वो किसी से मिलके बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलिमेंटल कॉम्पोजिशन के बारे में कि किसी मॉलिक्यूल का कोई सब्सटेंस है, उसका एलिमेंट वो किस किस टाइप के एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेक अ लिविंग टिश्यू, सबसे पहले एक लिविंग टिश्यू लेना है। ठीक है, उसके बाद उसको लिविंग टिश्यू में आप कुछ भी हो सकता है, कोई वेजिटेबल पार्ट हो सकता है या पीस ऑफ लीवर हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, देन उसके बाद उसको ग्राइंड करना है इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड दैट इज Cl3CCOH। ठीक है, उसको उसके अंदर क्या है, ग्राइंड कर देना है। उसके बाद हमें क्या है, एक स्लरी ऑब्टेन होगी। देन उसको क्या करना है, छान लेना है। किसकी हेल्प से? चीज क्लोथ की हेल्प से। उसके बाद हमारे पास दो फ्रैक्शंस ऑब्टेन होंगे, दैट इज एक फिल्ट्रेट और एक रिटेंटेट। ठीक है, फिल्ट्रेट क्या होगा, जो एसिड के अंदर सॉल्युबल होगा। रिटेंटेट क्या होगा, एसिड के अंदर इनसॉल्युबल होगा। तो इस तरीके से हम क्या है, एलिमेंटल एनालिसिस है वो कर सकते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है उसके अंदर क्या क्या टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग एलिमेंट्स है, जो मैटर प्रेजेंट है, वो क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन आपकी बायोमोलिक्यूल्स की। केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट, बायोमोलिक्यूल आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, दो टाइप के बायोमोलिक्यूल्स बताए गए हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक में क्या क्या आते हैं, मिनरल्स, गैसेस और वाटर। और ऑर्गेनिक में क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं कंपाउंड का एनालिसिस। ठीक है, कैसे देखो, हाउ डू वी नो अबाउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया था बायोमोलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो वो किस टाइप का जो आपका कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो आई एम देखते हैं इसका क्या प्रोसीजर है। दैट इज वेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू। कोई भी लिविंग टिश्यू है उसका स्मॉल अमाउंट क्या हमें वेट कर लेना है। दिस इज कॉल्ड एज वेट वेट। ठीक है, वेट वेट क्या होता है, एज सच किसी चीज को वेट कर लेना, दैट इज वेट वेट। और उसके बाद उसको ड्राई करने के बाद जब दोबारा से वेट कर रहे हैं, दैट विल बी देयर ड्राई वेट। ओके, ठीक है, सबसे पहले क्या हमें उसका वेट वेट लेना है, देन उसके बाद उसको ड्राई करना है ताकि उसके अंदर से जितना वाटर है सब इवेपोरेट हो जाए। रिमेनिंग मटेरियल गिव अस ड्राई वेट। जितना मटेरियल बच गया वो हमें क्या बता रहा है कि जो आपका ड्राई वेट है वो कितना है। ओके, उसके बाद इफ टिश्यू फुली बर्न्ड, अगर हम टिश्यू को ड्राई कर रहे हैं उस टाइम अगर टिश्यू पूरा पूरा बर्न हो जाता है, ऑल कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म, और जितने भी कार्बन के कंपाउंड है वो सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे गैसियस फॉर्म में, और रिमेनिंग क्या बचेगी, ऐश बचेगी, लास्ट में राख बचेगी। ठीक है, ऐश कंटेन क्या करती है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट, दैट इज कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता कर सकते हैं कि जो हमारा लिविंग टिश्यू है उसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, elemental analysis give elemental composition while analysis of compound gives an idea of organic and inorganic constituents। ठीक है, ये दोनों का हमने प्रोसीजर भी देख लिया है। नेक्स्ट इज डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स एज केमिकल फॉर्म्स। ठीक है, कि आपके जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है सबके क्या है, केमिकल जो फॉर्म है वो अलग अलग है, कुछ एल्डिहाइड है, कुछ कीटोन है, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड भी है। The amino acid, nucleotides and fatty acid can be classified as biochemical forms। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बायोमोलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं मेनली, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जिनका स्मॉल साइज होता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस होता है 10 डाल्टन से 10,000 डाल्टन से, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स, और जिनका वेट ज्यादा होता है दैट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। नाम से पता चलता है, इनका साइज स्मॉल होता है, इनका साइज लार्ज होता है। इनकी एग्जांपल्स हैं वाटर, गैसेस, शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा। और इस एग्जांपल्स है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सबसे पहले अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड किसकी कैटेगरी में आता है,
माइक्रोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन दैट इज द अल्फा कार्बन। ठीक है, इसमें क्या है, एक कार्बन होता है दैट इज अल्फा कार्बन, जिसपे क्या प्रेजेंट है, अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और इस टाइप के अमाइनो एसिड को क्या बोलेंगे, अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं। दिस इज डायग्राम ऑफ अ टिपिकल अमाइनो एसिड। ठीक है, मैंने पिछले आपको क्या बताया, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ओके, मतलब हाइड्रोजन के पास क्या है यहाँ पे, मतलब कार्बन के पास क्या है यहाँ पे, 4 वैलेंसी है कि 4 ग्रुप है उसके ऊपर अटैच हो सकते हैं, सेम यहीं पे दिखाया गया। दिस इज अ टिपिकल अमाइनो एसिड। इसके ऊपर क्या होता है, एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है और एक है आर ग्रुप दैट इज वेरिएबल। ये वेरिएबल का मतलब है कि हर टाइप के अमाइनो एसिड के अंदर आर ग्रुप है वो डिफरेंट होगा और ये तीनों चीजें क्या है, सेम होंगी। ठीक है, बेस्ड ऑन आर ग्रुप देयर आर मैनी अमाइनो एसिड्स। ठीक है, आर ग्रुप के बेसिस पे यहाँ पे क्या बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं। प्रोटीन्स किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आर एसेंशियली ऑफ अमाइनो कार्बोक्सिल फंक्शनल आर ग्रुप। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि अमाइनो एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप क्या कहोगे कि वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर अमाइनो ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है और फंक्शनल आर ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप देयर आर एसिडिक अमाइनो एसिड हो सकते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड हो सकते हैं और न्यूट्रल अमाइनो एसिड हो सकते हैं। ठीक है, एसिडिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक का एग्जांपल है लाइसिन और न्यूट्रल का एग्जांपल है वैलिन। ठीक है, मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि अब तक कितने अमाइनो एसिड है हमारे पास, 20 अवेलेबल। ठीक है, बट जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कहते हैं यहाँ पे क्या है, 22 टाइप के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, कि आपको बुक में कहीं पे 20 मिलेगा, 21 भी मिल सकता है, 22 भी मिल सकता है। ठीक है, तो लेटेस्ट जो करंट है दैट इज 22, बट आप एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करो तो एनसीईआरटी में अभी तक भी 20 चल रहे हैं तो आप उसको 20 ही बोलोगे। ओके, नेक्स्ट है देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड। कुछ अमाइनो एसिड है जो एरोमेटिक भी हैं दैट इज ट्रायोसिन, फिनाइलएलानिन और ट्रिप्टोफैन। इसके आपके डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंजेस। ठीक है, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस के अंदर क्या है, अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। दैट मीन्स कि उसके आयंस जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, एक स्टेबल फॉर्म आती है दैट इज बी फॉर्म। ठीक है, जो क्या है, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या है, दोनों प्रेजेंट है, प्लस आर ग्रुप के लिए भी पोजीशन है अभी। ठीक है, तो इस फॉर्म को बोलते हैं ज्विट्रायनिक फॉर्म। ये प्रॉपर्टी सिर्फ कौन शो करता है, अमाइनो एसिड। नेक्स्ट है अब आगे, अमाइनो एसिड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो होते हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और नॉन स्टैंडर्ड वो होते हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड 20 नंबर होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, वो क्या है, और सारे क्या है, लिवो रोटेटरी है और ग्लाइसिन क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल क्या, ऑर्थिनिन, हिस्टामिन एक्सेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए असेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, असेंशियल अमाइनो एसिड वो है जो आपकी बॉडी में नहीं बन सकते, जिसको आपको क्या है, डेली डाइट से बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, ये 10 है नंबर के अंदर, आउट ऑफ विच 2 आर सेमी एसेंशियल, 2 क्या है, सेमी एसेंशियल है, दैट इज आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। नेक्स्ट है रेस्ट 8 आर वेरी एसेंशियल अमाइनो एसिड दैट इज आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रियोसिन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स के पास क्या होती है, इंडोल रिंग दैट इज किसके पास है, ट्रिप्टोफैन के पास एंड वैलिन। ठीक है, ये क्या है आपके डिफरेंट टाइप के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो क्या हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो सकते हैं। ये भी 10 इन नंबर है, दैट इज एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, हाइड्रोक्सीलाइसिन, साइटिसिन, प्रोलिन, सीरिन एंड ट्रायोसिन। ओके, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। टोटल कितने अमाइनो एसिड है हमारे पास, 20 अगर हम रिवाइज करें तो, और उसके अंदर से 10 क्या है, एसेंशियल है और 10 क्या है, नॉन एसेंशियल है। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स क्या होता है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। बेसिकली फैटी एसिड एज ए कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप के पास क्या होता है, फैटी एसिड होता है जिसके साथ क्या है, एक आर ग्रुप अटैच होता है। आर ग्रुप कैन भी मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है और हायर नंबर ऑफ कंपाउंड हो सकते हैं जिसके अंदर कार्बन क्या हो सकते हैं, 1 से लेकर 19 तक कार्बन क्या है, प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें क्या है, पाल्मेटिक एसिड है 16 कार्बन, आर्किनोडिक एसिड है 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। ठीक है, इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के आपके बता रहे थे कि टोटल कार्बन कितने होंगे। इसके अंदर क्या होता है, फैटी एसिड के अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है किसके साथ, एक
आर ग्रुप के साथ, ठीक है। और आर ग्रुप क्या है, कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या हायर जो आपके कंपाउंड्स हैं वो हो सकते हैं, जिसके अंदर कार्बन नंबर क्या है 1 से लेकर 19 तक हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लिपिड्स के 3 क्लासेस है, दैट इज सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। सबसे पहले सिंपल लिपिड्स पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल के साथ होते हैं। फर्स्ट है न्यूट्रल फैट। न्यूट्रल फैट मतलब जैसे कि ऑयल, बटर, मार्जिन, घी एक्सेट्रा। ये क्या है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड है विद ग्लिसरॉल। इसमें 3 फैटी एसिड अटैच्ड होते हैं कार्बन एटम के साथ बाय ईस्टर लिंकेज, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, ईस्टर लिंकेज होती है। ईस्टर लिंकेज क्या होती है, काफी वीक बॉन्ड होते हैं जो क्या है हीटिंग के टाइम क्या है ब्रेक डाउन हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी of solid fat is 0.86, that's why a fatty people float easily in water। आपने देखा होगा कि जो मोटे लोग होते हैं जिनके पास फैट के अमाउंट ज्यादा होते हैं तो वो पानी के अंदर क्या है डूबते नहीं है, वो ऊपर तैरते रहते हैं। दैट्स वाई, क्योंकि उसके पास क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड की है वो कितनी है, ज्यादा है, दैट इज 0.86। ये मैं आपको जितना बता रही हूँ ये सब एक्स्ट्रा है आपके एनसीईआरटी के अंदर, आप सब ये सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, बट कैन बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम नीड पॉइंट ऑफ व्यू, सो वी आर डूइंग दिस। ओके, नेक्स्ट क्या है, द फैट दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड एज ऑयल। ऑयल क्या होते हैं, वो फैट जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, ठीक है। दैट इज ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, तिल ऑयल एंड sunflower oil, ठीक है। द ऑयल्स कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच ऑन हाइड्रोजनेशन फॉर्म द सैचुरेटेड फैटी एसिड और घी, ठीक है। इन ऑयल्स के पास क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो हाइड्रोजनेशन हो गए तब क्या है कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सैचुरेटेड फैटी एसिड में, ठीक है। ये सब होते हैं बेसिकली दे ऑल आर स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड आर कॉल्ड एज न्यूट्रल फैट, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, ग्लिसरील मॉलिक्यूल होता है, उसके पास 3 फैटी एसिड की एक लंबी सी क्या है टेल होती है, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल। ओके, सेकंड क्या है इसमें, वैक्सिस। वैक्सिस मतलब पैराफिन वैक्स, बी वैक्स या सीबम, ये सब क्या इसके एग्जांपल्स हैं। ये क्या होते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल के साथ क्या है ये ईस्टर बनाते हैं, हायर देन ग्लिसरॉल, ठीक है, ज्यादा होते हैं किससे, ग्लिसरॉल से। ऑल आर स्ट्रेट चेन कंपाउंड, दे कैन फॉर्म वाटरप्रूफ कोटिंग ऑन स्किन, हेयर, लीव्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। आपने जिन लोगों ने वैक्स यूज भी की होगी तो उनको पता है कि वो क्या है वाटर के कोटिंग एक लेयर बना देती है, जिसका क्या पानी के ऊपर कोई असर नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है आपके स्टीरोल्स। स्टीरोल्स क्या होते हैं, इर्गोस्टीरोल और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा। 4 चेन रिंग स्ट्रक्चर होता है उसका। कोलेस्ट्रॉल फाउंड होता है कहाँ पे, एनिमल्स में, और इर्गोसोल कहाँ मिलता है हमें, प्लांट्स में, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, प्रिकर्सर है ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन एंड बाइल सॉल्ट। कोलेस्ट्रॉल किस चीज में हेल्प करता है, बनाने में हेल्प करता है, किस चीज के अंदर, स्टेरॉइड हार्मोन्स को और बाइल सॉल्ट के प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल। दे आर नॉट स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स नहीं होते हैं। जब हम चलते हैं कंपाउंड लिपिड्स की तरफ, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था, सिंपल लिपिड्स के बारे में, जो क्या थे 3 टाइप के थे, न्यूट्रल फैट, स्टीरॉइड्स और वैक्सिस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड लिपिड्स के बारे में। कंपाउंड का मतलब क्या है, लिपिड्स विद नॉन लिपिड पार्ट, ठीक है। कंपाउंड होगा मतलब वो मिक्सचर होगा, एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बना होगा। एक पार्ट उसके अंदर क्या है, लिपिड है, दूसरा पार्ट क्या है, उसके पास डिफरेंट टाइप के पार्ट्स आएंगे जो कि क्या है, अदर देन लिपिड है, ठीक है। सपोज ये क्या है, 2 चीजों से मिलके बना है, एक चीज क्या रहेगी, हमेशा यहाँ पे लिपिड रहेगी, और दूसरी चीज क्या हमेशा यहाँ पे चेंज होती रहेगी, लिपिड कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले है हमारा फॉस्फोलिपिड्स, इससे एग्जांपल है लेसिथिन, ठीक है। ये होते हैं कि हम बेसिकली देखो, दे आर कंस्ट्रक्टेड लाइक अ न्यूट्रल फैट एक्सेप्ट दैट इन प्लेस ऑफ 3rd फैटी एसिड देयर इज अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये बेसिकली होते किसके तरह ही है, जो आपके न्यूट्रल फैट होते हैं उसकी तरह, बट वहां पे क्या है, डिफरेंस क्या है, 3rd जो फैटी एसिड है उसकी जगह पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। द फॉस्फेट ग्रुप विद ग्लाइसरोल बिकम पोलर हेड, ठीक है। ग्लिसरॉल के साथ मिलके जो फॉस्फेट ग्रुप है ये क्या बना देता है, पोलर हेड बना लेते हैं, मतलब वो वाटर लविंग है। हाइड्रो और फिलिक, फिलिक का मतलब होता है लविंग, और हाइड्रो वर्ड यूज होता है वाटर के लिए, ठीक है। ऑफ द मॉलिक्यूल्स while हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड बिकम द नॉन पोलर टेल, वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। फोबिक मतलब किसी चीज से डर लगता है, दैट इज हेट। हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। देखिए आप नीचे डायग्राम में आपको दिख भी रहा है, ये फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो ये हमने पढ़ा था
कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, वो किससे मिलकर बनी है, फॉस्फोलिपिड से, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, जो हेड है हाइड्रेटेड प्रोटीन लेयर का, ये क्या है, आउटसाइड है, और नीचे क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ द लेयर अटैच टू दोज ऑफ द अदर लेयर, ठीक है। ये क्या है, आपकी हाइड्रोकार्बन की चेन है और हेड है वो अलग पोर्शन में, ठीक है, क्योंकि हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ये क्या है, लविंग है, तो इसलिए क्या है, ये अलग है, ऊपर है जहाँ पे वाटर के अमाउंट प्रेजेंट है, और ये क्या है, हेट करते हैं, इनको कोई जरूरत नहीं है वाटर की, तो ये सब क्या है, चेन्स है वो अलग प्रेजेंट है। ओके, आगे देखिए, व्हेन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन वाटर, जब इनको हम वाटर के अंदर रखते हैं, दे फॉर्म डबल लेयर इन विच द पोलर हेड फेस द आउटवर्ड एंड नॉन पोलर टेल्स फेस ईच अदर, ठीक है। मैंने वही किया है, यहाँ पे हेड है वो क्या है, आउटवर्ड फेस कर रही हैं दोनों की दोनों, और जो आपकी नॉन पोलर टेल है वो क्या एक दूसरे को ही फेस कर रही हैं, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रोड्यूसेस सेपरेशन बिटवीन टू सॉल्यूशन इज द सेम केस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है, इससे क्या हो जाता है कि जो आपके दो सॉल्यूशन है उनके बीच में क्या एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, और ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। दैट्स व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्फिंगोलिपिड, ठीक है। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एंड आर कंपेरेबल टू फॉस्फोलिपिड्स एक्सेप्ट दैट स्फिंगोसिन इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। इनके अंदर क्या है, सेम टू सेम फॉस्फोलिपिड्स की तरह ही होते हैं, बट वहां पे क्या है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या है, स्फिंगोसिन प्रेजेंट होता है, तभी इसका नाम क्या है, स्फिंगोलिपिड्स है। ईच स्फिंगोलिपिड मॉलिक्यूल हैज अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड वन लॉन्गर एंड वन शॉर्टर हाइड्रोकार्बन टेल, वही सेम उसकी तरह ही है, फॉस्फोराइलेटेड हेड है, फिर स्फिंगोसिन है, और उसके बाद क्या, हाइड्रोकार्बन की चेन है। नेक्स्ट है आपके ग्लाइकोलिपिड्स। These are similar to sphingolipids except that oligosaccharide is bonded to sphingosine instead of the phosphoric acid, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि आपके स्फिंगोसिन की जगह यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ क्या प्रेजेंट है, ओलिगोसैकराइड्स प्रेजेंट है। द ओलिगोसैकराइड्स हेड इज वाटर सॉल्युबल, और जो हेड पोर्शन है वो क्या है, यहाँ पे वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। अब थर्ड थे हमारे कौन से, डिराइव्ड लिपिड्स। 3 टाइप के लिपिड बताए थे, सिंपल लिपिड, कंपाउंड और डिराइव्ड, ठीक है। सिंपल के अंदर हमने अलग अलग टाइप के पढ़ लिए, दैट इज नेचुरल फैट, स्टीरोल्स और वैक्सेस, ठीक है। और सेकंड हमने पढ़ा था फिर कंपाउंड के अंदर हमने पढ़ा फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स। अब हम पढ़ रहे हैं डिराइव्ड लिपिड्स। दे आर मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, स्टीरोल्स, टर्पेंस, कैरोटिनॉइड्स एक्सेट्रा। दे आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट, जब फैट के अंदर हाइड्रोलिसिस होता है तब क्या ये फॉर्म होते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फैटी एसिड, ठीक है। वो सब लिपिड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे फैटी एसिड की। फैटी एसिड क्या होता है, यूजुअली कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। फैटी एसिड 2 टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होता है, 1 और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। कार्बन एटम के पास क्या, या तो 1 डबल बॉन्ड होगा या 1 से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा। इनके सैचुरेटेड के पास क्या है, कोई डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता। इसमें क्या है, ओलिक एसिड में डीबी का मतलब होता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लियोनोलिक एसिड के अंदर 2, लियोलिनिक एसिड के अंदर 3, आर्किडोनिक एसिड के अंदर 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे इसके एग्जांपल क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड के एसिटिक एसिड, बिटायरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब क्या था, फैटी एसिड के बारे में था। अब हम नेक्स्ट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, ठीक है। मेटाबोलाइट्स वही होते हैं सिर्फ बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स है हर किसी को क्या है, मेटाबोलाइट्स से बोल सकते हैं। आप उसको सिनोनिम्स भी बोल सकते हो कि जिनका क्या सेम ही मतलब होता है। ऑल ऑफ दीज बायोमॉलिक्यूल्स आर मेटाबोलाइट्स, ठीक है। देखिए अब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड ऑल प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यू, ये सब एनिमल टिश्यू में प्रेजेंट है। दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा बॉडी के अंदर कोई भी चीज प्रेजेंट है जो हमारे यूजफुल है, वो सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है। समझ में आया। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है, जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा हमारी बॉडी में जो भी चीजें प्रेजेंट है जो हमारे लिए यूजफुल है, दैट ऑल आर इंक्लूडेड अंडर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। The metabolites other than primary metabolites which are useful to human welfare are called as secondary metabolites. So these are examples of some secondary metabolites, ठीक है। कुछ पिगमेंट्स हो सकते हैं जैसे कैरोटिनॉइड्स, एंथ्रोसाइनिन्स एक्सेट्रा, एल्किलॉइड्स प्रेजेंट है, टर्पिनॉइड्स प्रेजेंट है, एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, टॉक्सिन्स होते हैं, लेक्टिन्स, ड्रग्स प्रेजेंट है, या पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। ये सब क्या है, अदर देन है किसके,
प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, अमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड के, और जो हमारे लिए बॉडी के लिए क्या है, यूजफुल भी हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोला जाता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनसीईआरटी के अंदर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर वही है, माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, जो मैंने आपको पहले बता चुका है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ज्यादा होता है। इसके अंदर सिर्फ आपको याद रखने वाली एक ही चीज है कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे अबंडेंट जो केमिकल प्रेजेंट है दैट इज वाटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स किससे मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से, और उसके बीच में क्या होती है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखिए, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। किसकी चेन होती है इसके अंदर, अमाइनो एसिड की। ठीक है, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अब अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड हैं, वो एक दूसरे के साथ किसी चीज के साथ जुड़े हुए तो होंगे, कोई बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा वहां पे, तो कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर के अंदर आ भी जाता है। ठीक है, प्रोटीन्स बेसिकली होते क्या है, हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड क्या है, खुद ही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, कोई दो अमाइनो एसिड सेम तो है ही नहीं, कुछ एसिड है, क्या है, बेसिक है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो क्या होंगे ये, हेट्रोपॉलीमर होंगे। होमोपॉलीमर होंगे मतलब जो सेम ही टाइप के सब्सटेंस की लंबी सी चेन होती है पॉलीमर की, उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर, और जब डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर के अंदर आ जाता है। ये सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है एनिमल वर्ल्ड में, तो आप क्या बताओगे, कोलाजन है। ठीक है, और यूबिस्को क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है पूरे के पूरे बायोस्फीयर के अंदर। ठीक है, समझ में आया, यूबिस्को क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है पूरे बायोस्फीयर के अंदर। और अगर एनिमल वर्ल्ड की बात करें सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा, दैट इज कोलाजन। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। अब हमें ये तो पता चलेगा कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से, तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देख लेते हैं। बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल। ठीक है, किसको, हर कोई जो आपके केमिस्ट हैं, फिजिक्स हैं, ठीक है, वो हर किसी के इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। केमिस्ट क्या देखेंगे, उसकी बॉन्डिंग देखेंगे, फिजिक्स क्या देखेंगे, उसका मोशन करने का, उसका मूवमेंट का, उसका डिसिप्लिन जो आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में बात करेंगे वो। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट किसको किस तरीके से देखते हैं, उसके किस चीज से वो मिलके बना हुआ है, वो किस तरीके की उसके अंदर बॉन्डिंग प्रेजेंट है, किस टाइप के वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट क्या है, इसके स्ट्रक्चर को 4 लेवल पे डिस्क्राइब करते हैं। दैट इज फर्स्ट क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर क्या, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। सच प्रोटीन्स आर नॉट अ फंक्शनल प्रोटीन्स। ठीक है, ये फंक्शनल प्रोटीन्स नहीं होते इनके अंदर है। अब आगे है नेक्स्ट हमारा, देखो इसका जो स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर ये क्या बता रखा है कि इसके अंदर ये सिंपल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर 2 एंड है। जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसको बोलेंगे एन टर्मिनल, और जहां पे लास्ट अमाइनो एसिड प्रेजेंट है उसको बोलेंगे सी टर्मिनल ऑफ द अमाइनो एसिड। ठीक है, आपको डायग्राम समझ में आ गया। दिस इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर जो क्या है, बहुत ज्यादा बेसिक है, जिसके अंदर सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, और जहां से अमाइनो एसिड स्टार्ट हो रहे हैं, जो फर्स्ट है उसको बोलेंगे एन टर्मिनल ऑफ अमाइनो एसिड, जहां पे लास्ट है उसको बोलेंगे सी टर्मिनल ऑफ द अमाइनो एसिड। ठीक है, अब हमारा आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स थ्रेड फॉर्म द हेलिक्स। यहाँ पे क्या है, जो प्रोटीन के जो थ्रेड है उन्होंने क्या बना लिया, एक हेलिक्स बना लिया है। बिसाइड पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, वहां पे क्या, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ये क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज अल्फा हेलिक्स, इसमें क्या है, द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड स्पाइरली इन राइट हैंडेड मैनर। ठीक है, अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या है, राइट हैंडेड मैनर के अंदर जो चेन है वो क्या हो जाती है, कॉइल हो जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या है, उसके बाद उसमें आता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, दैट इज 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। कि जो से ज्यादा जो आपकी चेन है वो इंटरकनेक्टेड है किसके साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है कोलाजन, इसके अंदर 3 स्ट्रैंड्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड के जो कॉइल्ड होते हैं अराउंड वन अनदर, किसके साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ होलो वुवन बॉल टू गिव 3D व्यू ऑफ द प्रोटीन। वुलन बॉल मतलब जो ऊन का गुच्छा होता है उसकी तरीके का। ठीक है, आप एक बार डायग्राम देख लीजिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, दिस इज द डायग्राम। इसके अंदर ए पार्ट शो क्या कर रहा है हमें, जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो, और बी पार्ट शो कर रहा है टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें तो मैंने क्या बताया था, सिर्फ एक साइड से फोल्डेड है। ठीक है, और जो आपके टर्शियरी स्ट्रक्चर था उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक वुलन की तरह प्रेजेंट है, जिसमें एक एन टर्मिनल है और दूसरा सी टर्मिनल है। ठीक है,
वो जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर बताया था मैंने स्टार्टिंग में, वो कुछ इस तरीके का था। मतलब इस तरीके से फोल्डिंग करके बताया था, बट उसके अंदर जो एक पार्ट लिया है हमने दिस, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इस तरीके से अमाइनो एसिड है वो अलग अलग चेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अमाइनो एसिड को क्या है, सिंगल लेटर कोड एंड 3 लेटर एब्रिविएशन फॉर अमाइनो एसिड आर आल्सो इंडिकेटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सीरीन को अब शॉर्ट फॉर्म में SCR लिख दिया, साइटोसिन को CYS लिख दिया, और उसको शॉर्ट फॉर्म में SCY ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके डन। अब नेक्स्ट देखिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, ईच पॉलीपेप्टाइड डेवलप्स इट्स ओन टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज अ सब यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो सारी टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर जितने भी पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट हैं उन्होंने क्या बना दिया, खुद की सब यूनिट बना दी, और वो क्या इंडिपेंडेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के पास क्या है, 4 सब यूनिट है, उसमें से 2 अल्फा टाइप है और 2 क्या है, बीटा टाइप सब यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नेचर ऑफ बॉन्ड की, तो आपको प्रेजेंट पता है कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है वो प्रेजेंट होता है। इन अ पॉलीपेप्टाइड और अ प्रोटीन अमाइनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, हमें पता है ये। बट पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है, विच इज फॉर्म्ड व्हेन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड रिएक्ट विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमाइनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मोइटी, मोइटी मतलब मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड है, ठीक है। एक अमाइनो एसिड की इस साइड कार्बन पे क्या था, COOH है, और दूसरे अमाइनो एसिड के जो कार्बन है उसके इस साइड यहाँ पे क्या, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा किसका, वाटर का, H2O, ठीक है। तो एक HA और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या है, निकल जाएंगे। तो क्या एलिमिनेशन किस चीज का हो गया, वाटर का। इस टाइप से बनते हैं यहाँ पे क्या चीज, पेप्टाइड बॉन्ड। इसके बाद जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और आपको पता है कि रिमूवल ऑफ वाटर होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अबाउट पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स की बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ, एक आपने नाम सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स 2 चीजों से मिलकर बना होता है, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। माइक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड्स, और मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो दिस इज द मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, समझ में आया। इसके आगे क्या है, कोई भी आपका कार्बोहाइड्रेट है उसकी 3 बेसिक क्लासेस होती हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। इसमें मोनो और ओलिगो हम नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर हम सीधा पढ़ेंगे किसके बारे में, पॉलीसेक्राइड्स के बारे में, ठीक है। देखिए दीज आर द, पॉली मतलब मैनी और सेक्राइड्स मतलब शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके अंदर क्या, बहुत ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे एक अलग अलग चेन के फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट है। These are the long chain of sugar having thread-like structure containing different monosaccharides. They are non-reducing and mostly insoluble in water. ये क्या है, non-reducing है और mostly क्या होता है, water के अंदर soluble नहीं होते। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो स्टोरेज होते हैं और एक स्ट्रक्चर। स्टोरेज में क्या क्या है, ग्लाइकोजन और स्टार्च। हमें पता है प्लांट्स के पास क्या होता है, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो, उसका फूड का नाम क्या होता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को वो किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, दैट इज स्टार्च। और एनिमल्स में किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जो प्रोटीन स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स जो स्ट्रक्चर बनाने के अंदर हेल्प करते हैं, सेलुलोज और काइटिन, ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज क्या है, होमोपॉलीमर है, मतलब इसके अंदर मोनोमर यूनिट है किस चीज की, ग्लूकोज की। होमो मतलब सेम, पॉलीमर मतलब मैंने आपको बताया था प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन क्या था, हेट्रोपॉलीमर था, ठीक है। सेलुलोज क्या है, होमोपॉलीमर है, क्योंकि इसके पास सारे क्या है, ग्लूकोज की मोनोमर यूनिट प्रेजेंट है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, अमाइनो एसिड प्रेजेंट थे, जो क्या है, खुद ही डिफरेंट है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर में क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट इज अ फाइब्रस पॉलीसेक्राइड्स एंड फॉर्म द सेल वॉल इन प्लांट्स। ये क्या है, एक फाइब्रस पॉलीसेक्राइड है, और क्या बनाता है, ये प्लांट के अंदर सेल वॉल बनाने के अंदर हेल्प करता है। इट इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड, सो इट कैन होल्ड आयोडीन। ये क्या, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड, इसलिए क्या, ये आयोडीन को अपने पास होल्ड करके रख सकता है। ईच मॉलिक्यूल कंटेन अबाउट 6000 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के पास कितनी मोनोसेक्राइड के यूनिट प्रेजेंट है, अराउंड 6000 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होता है, हमें पता है, प्लांट्स में। इट कंटेन्स अमाइलेज एंड अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या है, ब्रांच्ड है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन।
ग्लाइकोजन कहाँ प्रेजेंट होता है एनिमल्स में? इट इज अ ब्रांच चेन कंपाउंड, ये भी क्या है? ब्रांच चेन कंपाउंड है। नेक्स्ट है काइटिन, काइटिन क्या बनाता है? एक्सोस्केलेटन बनाता है, किसमें? ऑलमोस्ट इंसेक्ट्स में, ऑर्थोपोडा में, मेनली इन ऑर्थोपोड्स। इट्स यूनिट इज बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, इस यूनिट से मिलकर क्या होता है? काइटिन है वो बना होता है। नेक्स्ट हमारा पॉलीसेकेराइड दैट इज इन्यूलिन। इन्यूलिन क्या है? एक इन्यूलिन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड। इन्यूलिन क्या है? एक टाइप का पॉलीमर है, किस चीज का? फ्रुक्टोज का, जिसके पास क्या है? बीटा 1,2 लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, ये है इन्यूलिन, ठीक है, जो आप अब तक पढ़ के आ रहे हो 10 तक, आपकी जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपने सुना हुआ है इंसुलिन, ठीक है। तो इन दोनों में प्लीज डिफरेंस करना सीख लो, ठीक है। इन्यूलिन क्या है? पॉलीमर है, और इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए के बारे में आपने सुना ही होगा, इसका एक ब्रीफ सा दो बार से मैं आपको इसमें नॉलेज दे देती हूँ, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ आपको पहले से पता भी है। ये क्या होता है? पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के हैं? पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस इल्ड, अगर न्यूक्लिक एसिड का हम हाइड्रोलिसिस करें, मतलब उसको ब्रेक डाउन करें, तो हमें क्या क्या चीज मिलेगी? एक मिलेगी पेंटोज शुगर, एक मिलेगा नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स, ठीक है, और थर्ड मिलेगा हमें फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। देखिए अब न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, इसके अंदर प्यूरिन्स कौन कौन सी? एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन्स है साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। प्यूरिन्स दो हैं, कौन सी? एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, और पायरिमिडिन्स दो हैं या तीन कह सकते हो इसको, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ठीक है। क्योंकि थायमिन की जगह पे क्या प्रेजेंट है? यूरेसिल प्रेजेंट है, किसमें? आरएनए के अंदर। देखिए आरएनए के अंदर थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट है? यूरेसिल प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आया। एक पेंटोज शुगर है, एक न्यूक्लिक एसिड सॉरी नाइट्रोजनस बेसिस है, और एक है फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस किसके बेसिस पे है? सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, लाइक दिस, कि उसके अंदर डबल स्टैंड होंगे। आरएनए जनरली क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है। इसमें शुगर क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज होती है। इसमें शुगर कौन सी होती है? सिर्फ राइबोज होती है। इसमें पायरिमिडिन्स कौन कौन से? साइटोसिन और थायमिन। इसमें है साइटोसिन एंड यूरिसिल, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ठीक है। इसमें है साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन। साइटोसिन और ग्वानिन क्या है? दोनों इक्वल हैं, C इज इक्वल टू G। इसमें क्या है? साइटोसिन इक्वल नहीं है ग्वानिन के। इसमें बेस पेयर क्या है? मिलियंस में प्रेजेंट है, और इसके अंदर बेस पेयर है वो अराउंड 100 to 5000 ही होते हैं। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। वाटसन और क्रिक का मॉडल है जो कब आया था? 1953 के अंदर आया था। ये 12th में आपको क्या है? फुल डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक बता देती हूँ, ओके। देखिए वाटसन एंड क्रिक इन 1953 बेस्ड ऑन एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज प्रपोज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उन्होंने सबसे पहले बताया कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? डबल हेलिक्स है, ओके। Such structure has two right-handed helical polynucleotide chain around a central axis। इसने क्या बोला कि एक सेंट्रल एक्सिस है, इसके अराउंड क्या है? दो आपकी चेन प्रेजेंट है, जो कि क्या है? राइट हैंडेड है और हेलिकल, ठीक है। अब देखिए द टू स्टैंड ऑफ हेलिकल आर एंटी पैरेलल, ये एक दूसरे क्या? एंटी पैरेलल। अगर एक स्टैंड यहाँ पे 5 प्राइम से स्टार्ट हो रही है, तो ये खत्म कहाँ पे जाके होगी? 3 प्राइम पे। दूसरी क्या है? इसके साथ एंटी पैरेलल है, तो ये 3 प्राइम से स्टार्ट होके क्या है? 5 प्राइम में। दोनों जगह एंटी पैरेलल होगी ना, ठीक है। तो क्या होता है इसमें? द टू स्टैंड ऑफ हेलिकल आर एंटी पैरेलल, दैट इज 5, ये ऊपर डैश लगा रखा है, इसको प्राइम बोलते हैं बेटा, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, रन इन अपोजिट डायरेक्शन इन 2 स्टैंड, ठीक है। द बेसिस आर हेल्ड लाइक स्टेप्स ऑफ कॉइल्ड स्टेयरकेस बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि आपने सीढ़ियों के डिजाइन देखे होंगे, जो कॉइल करके सीढ़ियां जाती हैं, ठीक है। कई घरों में नहीं होते जो ऐसे ऐसे घूम के सीढ़ियां चढ़ती हैं, ठीक है। हम कॉइल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो बेस हैं, जो कि स्टेप्स के, जैसे हम सीढ़ियां सपोज करो हम ऐसे सीढ़ियां के डिजाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो दो सीढ़ियां हैं ना एक दूसरे के साथ, ये किसके साथ हेल्ड है? हाइड्रोजन की बॉन्ड के साथ, ठीक है। यही बताना चाहते हैं इसमें। द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म्स द रेल्स ऑफ स्टेयरकेस, और क्या है? रेलिंग होती है ना स्टेयरकेस, सीढ़ियों के साथ साथ, वो रेलिंग क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ओके। नेक्स्ट है बिटवीन ए एंड टी देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी मतलब एडोनिन और थायमिन, इन दोनों के बीच में क्या होता है?
2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में क्या है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो सी एंड जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बेस पेयर है वो क्या है जब ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू ए डबल बॉन्ड टी बेस पेयर के, ठीक है। नेक्स्ट द डायमीटर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज 2 नैनोमीटर। इसका डायमीटर कितना है 2 नैनोमीटर है, जो कि अगर एंगस्ट्रॉम में अगर हम मेजर करें, ये मतलब एंगस्ट्रॉम में अगर हम मेजर करें तो वो कितना है 20, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 कंप्लीट टर्न, देखिए जब ऐसे ऐसे मैंने कहा ये मुड़ते हैं, तो जब एक बार ही मुड़ते हैं ना, सपोज यहां से लेके यहां तक जब ये एक बार ही मुड़े तो ये डिस्टेंस कितना है इसमें 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। और टोटल बेस पेयर कितने प्रेजेंट है इतने टाइम के अंदर 10, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा दो बेस पेयर के बीच में, अब 3.4 है बेटा, इसको 10 से डिवाइड कर दो तो कितना है अराउंड 3, ठीक है। देखिए ये सब डिटेल मैंने आपको नीचे बता भी रखी है, ओके। द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 कंप्लीट टर्न और बीच में 3.4 नैनोमीटर। टोटल बेस पेयर कितने हैं एक टर्न में 10। टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज अराउंड अप्रोक्सीमेट, दिस साइन इज फॉर अप्रोक्सीमेशन 3 एंगस्ट्रॉम। ऑल अबव मेंशन डिटेल्स आर ऑफ बीटा टाइप ऑफ डीएनए, ठीक है। कि डीएनए के क्या है अलग अलग टाइप हो सकते हैं बेटा, तो मैंने ऊपर जो आपकी प्रॉपर्टीज बताई हैं ये सब के हैं आपकी बी टाइप का जो डीएनए है उसकी है, ठीक है। और टाइप के डीएनए हो सकते हैं ए टाइप के, सी टाइप के, डी टाइप के, जेड टाइप के, ठीक है। तो आपका बी टाइप का डीएनए वो क्या है राइट हैंडेड है, नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न कितना है 10 है, और ये क्या मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट कॉमन है। इसको किसने डिस्क्राइब किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकरिंग इन अ बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन अकर हो रहे हैं उन सबका क्या है सम टोटल क्या है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबोलाइट्स are converted into each other in a series of linked reaction called as the metabolic pathway, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेटाबोलाइट्स क्या है एक चीज से दूसरे चीज में कन्वर्ट होते हैं किसकी हेल्प से सीरीज ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ऐसे क्या है रिएक्शन होती रहती हैं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। All metabolic reactions are catalyzed reaction and the protein with catalytic power is called as enzyme, ठीक है। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो सारे के सारे क्या है कैटालाइज्ड रिएक्शन है, मतलब वो रिएक्शन खुद नहीं हो रही है, वैसे वो खुद हो सकती है, अगर खुद हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सपोज, ठीक है। तो उसके अंदर उनके पास क्या है कैटलाइज मतलब उनके हेल्प करने के लिए क्या है कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। एंजाइम्स बेसिकली क्या होता है प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं जो कि क्या है कैटालिटिक पावर के अंदर हेल्प करते हैं ड्यूरिंग ए मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। लिविंग के अंदर मेटाबॉलिक बेसिस क्या है आपको पता होगा कि मेटाबॉलिज्म मैंने क्या बताया कि बॉडी के अंदर जितनी भी टोटल रिएक्शन हो रही है वो सब किसके अंदर आती है मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है। तो अब जितनी भी रिएक्शन हो रही है उसके अंदर क्या है कईयों के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, किसी में क्या नए बॉन्ड बन रहे हैं और किसी में क्या है जो बॉन्ड है वो टूट रहे हैं ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब फॉर्मेशन होती है किसी इसकी फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम सिंपल, सिंपल चीज से कॉम्प्लेक्स, सिंपल चीज से कॉम्प्लेक्स चीज जब बनती है उसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि एसिटिक एसिड कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, ये क्या है एसिटिक एसिड और ये क्या बन गया कोलेस्ट्रॉल बन गया, ठीक है। अब इस चीज के लिए क्या चाहिए उनको एनर्जी चाहिए, कंज्यूम एनर्जी, क्योंकि उनको क्या है छोटी चीज से बड़ी चीज बनना है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने के लिए उनको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। इसके अपोजिट है कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक के अंदर क्या होता है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है सपोज दिस ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है। तो ये एनर्जी क्या करेगा रिलीज करेगा, ठीक है। सपोज देखो ग्लूकोज क्या हो जाते हैं लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू फॉर्म सिंपल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज बिकम लैक्टिक एसिड, ये रिलीज करते हैं किस चीज को एनर्जी को, ठीक है। आपको पता चलेगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, प्लस कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए एटीपी इज द एनर्जी रिच कंपाउंड ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी। ये हमें 10th क्लास में भी पता था कि एनर्जी है किसके फॉर्म में अवेलेबल होती है हमारे पास एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द लिविंग स्टेट, ठीक है। द लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, ठीक है। यही जो आपका
टॉपिक है, यही जो लाइन है आपकी एनसीईआरटी में, यही बोल्ड करके दी गई है, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। लिविंग स्टेट क्या है? एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, नॉन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? जब रिएक्शन बीच में आ जाती है, कि यहाँ पे क्या सपोज करो सबस्टेट है, जिनको कन्वर्ट होना है किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जितने सबस्टेट थे उसके हाफ कन्वर्ट हो चुके हैं किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो हाफ कन्वर्ट हो चुके हैं, हाफ को कन्वर्ट होना है, तो ये स्टेट क्या आ गई बीच में? इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई। इसमें क्या बोल रहा है कि ह्यूमन की बॉडी जो भी लिविंग स्टेट है वो क्या है? नॉन इक्विलिब्रियम है, कभी उसके अंदर नहीं इक्विलिब्रियम नहीं आता, ठीक है। वो कॉन्टिन्यूअसली क्या है? चलती रहती है, स्टडी स्टेट है, टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, जो कि क्या है? वर्क परफॉर्म करने के लायक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज एंजाइम्स, ठीक है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सारे एंजाइम्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन से, बट सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते। ओके, याद रखो हमेशा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ठीक है। ओके, समझ में आया कि सारे एंजाइम क्या है? प्रोटीन्स हैं, बट सारे प्रोटीन्स क्या है? एंजाइम्स नहीं। सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम आर कॉल्ड एज राइबो एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है जो क्या है? एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, उनको बोलते हैं राइबोजाइम्स, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं? एंजाइम के पास एक स्पेशल पॉकेट होती है खुद के पास, जिसके अंदर वो क्या कर देते हैं? सबस्ट्रेट को फिट कर लेते हैं, ठीक है। उस चीज को बोलते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। सपोज ये सबस्ट्रेट का एक डिजाइन बनाया मैंने आपके लिए, ठीक है। इसके पास क्या है? खुद की एक पॉकेट है यहाँ पे, इस पॉकेट में क्या करेगा? ये सबस्ट्रेट को अपने पास क्या कर लेगा? इसको कैच कर लेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं एक बात और भी बता देती हूँ, जो एंजाइम वर्ड है ये किसने दिया था? क्यू ने, KUHNE, KUHNE, क्यू ने, ठीक है। उसके बाद देखिए उनके पास क्या होता है? एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है जहां पे क्या सबस्ट्रेट जाके फिट हो जाते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, एज इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेयरएज एंजाइम गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब इसने यहाँ पे कंपैरिजन कर रखा है एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन का और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का, ठीक है। एंजाइम क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर सकते, वो वहां पे किल हो जाते हैं, जबकि जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट हैं ये एफिशिएंटली वर्क करते रहते हैं हाई टेम्परेचर पे भी और हाई प्रेशर पे भी, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे प्रोसीड करती है। देखिए, केमिकल रिएक्शन मतलब चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, यह होता है एक फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब कि किसी चीज की शेप चेंज हो जाती है और उसके बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन नहीं होते, ये है फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में डिफरेंस बेटा बहुत छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट, दैट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं? एक बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है जिससे क्या है? नए बॉन्ड बनते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। When bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will called a chemical reaction, ठीक है। इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितने सबस्ट्रेट चेंज हुए प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। A+B फॉर्म C+D, ठीक है। आपको जब आप थे छोटी क्लासेस में तब आपको ऐसे ही सिखाया जाता था, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट बोल रही हूँ तो शायद किसी बच्चे को ना समझ में आए तो बता देती हूँ। सबस्ट्रेट क्या होता है? जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है, जिसको कन्वर्ट होके कुछ बनना होता है, ठीक है। तो इन दोनों को इकट्ठा करके क्या बोल दिया? सबस्ट्रेट, ठीक है। और जो इस साइड राइट हैंड साइड है जो कुछ बना, वो क्या है? प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आया? अब आगे भी आप इसको इसी तरीके से समझना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि एक पर्टिकुलर, सपोज हमने 10 मिनट का टाइम रख दिया, 10 मिनट के टाइम में कितने ए और बी के मॉलिक्यूल सी और डी के अंदर चेंज हुए, वो क्या उस चीज का रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम। ओके, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज है कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस किस चीज से इन्फ्लुएंस होती है, किस चीज का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सबसे ज्यादा किससे? टेम्परेचर से,
टेम्परेचर से कैसे कितना प्रभाव पड़ेगा मैम, तो वो बताते हैं। से रेट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन ईदर डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन के अंदर अगर चेंज हो रहा है तो रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कब, 10 डिग्री चेंज पे। सपोज कोई आपका रिएक्शन है जो 20 डिग्री सेल्सियस पे सही अच्छे से काम करती है, उसमें 10 डिग्री का चेंज आ गया कि या तो वो 10 डिग्री इंक्रीज हो गया या वो 10 डिग्री डिक्रीज हो गया, या वो 30 हो गया या वो 10 हो गया। अगर वो 30 हुआ, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएंगी। ठीक है, और अगर वो कम हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी उसकी, हाफ हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स और हाफ, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई आपके लिए, डबल्स और हाफ। ठीक है, समझ में आया, डबल्स और हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन ईदर डायरेक्शन। ठीक है, ईदर डायरेक्शन, कोई सी भी डायरेक्शन के अंदर हम करेंगे उसको चेंज, तो 10 डिग्री में क्या हो जाएगा, या तो वो डबल हो जाएंगी या वो हाफ हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार पेपर के अंदर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है कैटलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट वेरी हायर रेट देन अनकैटलाइज्ड वंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी रिएक्शन है जिसके अंदर कैटलिस्ट प्रेजेंट है वो रिएक्शन ज्यादा फास्ट रेट पे काम करेगी एज कम्पेयर टू जिसके अंदर कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ स्टेप्स आर कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम, इट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक पाथवे। हाँ, ये हम पहले से भी कर सकते हैं, पहले भी कर चुके हैं। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, ये एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होती है। सपोज आगे जाके हम एक पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर एक टॉपिक आएगा, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक 10 स्टेप रिएक्शन है, इसके अंदर 10 स्टेप होते हैं। इसमें कहा स्टार्टिंग से हम चलेंगे ग्लूकोज से और लास्ट में हमारे पास क्या, 10 स्टेप होने के बाद लास्ट में मिलेगा हमें पायरिक एसिड। ठीक है, इसलिए इसमें क्या बता रखा है कि मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ स्टेप इज कैटलाइज्ड, हर स्टेप के ऊपर क्या है, एक कैटलिस्ट प्रेजेंट है। द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम, इट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ डू एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट सच हायर रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। ठीक है, कि आप कह रहे हो कि बहुत ज्यादा हाई रेट पे क्या है, केमिकल कन्वर्ट कर देते हैं रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के अंदर एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम के पास ऐसे खुद के पास क्या स्पेशलिटी है कि जिसके कारण क्या है, वो ये इतना हाई रेट पे कन्वर्जन है वो कर देता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसमें। द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। ठीक है, वो केमिकल जिसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है, उसको होना होता है, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ क्या अटैच्ड हुआ, एंजाइम। तो क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया। फिर इनको चेंज होना किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो एंजाइम सबस्ट्रेट चेंज होने के बाद क्या बना लेंगे, एंजाइम प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या है, एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे। एंजाइम क्या है, दोबारा से कोई रिएक्शन के अंदर काम आ जाएगा, और प्रोडक्ट क्या है, उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके स्टेप्स देखिए। फर्स्ट, द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, सबसे पहले जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम पे। ठीक है, सपोज हमारा जो सबस्ट्रेट है इसका स्ट्रक्चर है ऐसा। ठीक है, अब एंजाइम का स्ट्रक्चर है ऐसा। तो ये क्या करेगा, पहले अपनी एक्टिव साइट ढूंढेगा। इसके एक्टिव साइट में क्या है, कुछ एक ऐसी जगह होगी जिसका स्ट्रक्चर इसके साथ बिल्कुल सेम मिल देगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ओके। सेकेंड स्टेप क्या होगा, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट induces the enzyme to alter its shape fitting more tightly around the substrate। उसके बाद ये एंजाइम है, ये क्या करेगा, इसको और ज्यादा अपने पास टाइटली अटैच करके रख लेगा। किस चीज को, सबस्ट्रेट को। कौन, एंजाइम। उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा, द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। ठीक है, वो उसके साथ क्या टाइटली अटैच्ड है। उसके बाद उसके अंदर क्या धीरे धीरे कुछ रिएक्शंस होने लगेंगी, और वो रिएक्शंस क्या करेंगी, जो सबस्ट्रेट है उसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करती रहेगी और क्या है, नए बॉन्ड बनाती रहेंगी। किस चीज के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो एंजाइम तो सेम ही है, तो एंजाइम के साथ क्या अटैच्ड हो गया, प्रोडक्ट। तो क्या बन जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और लास्ट स्टेप में क्या होता है, द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विद अनदर मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या करता है, ये एंजाइम
प्रोडक्ट को अलग कर देता है खुद से। एंजाइम दोबारा से क्या है, नई रिएक्शन के लिए रेडी हो जाता है ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन, और दोबारा से क्या, वही सेम साइकिल को क्या है, रिपीट करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए हम फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, कि एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। दैट इज फर्स्ट है सबसे पहले टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, कोई भी एंजाइम है वो अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी कब शो करेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और एक पर्टिकुलर पीएच पे, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, दोनों की एक्टिविटी क्या है, जब ऑप्टिमम वैल्यू से या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी भी अफेक्ट होती है, एंजाइम की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि कोई भी एंजाइम है उसके पास अपना एक फेवरेट ऑप्टिमम टेम्परेचर और प्रेशर पीएच है जिसके ऊपर क्या वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जब उसका वो टेम्परेचर और पीएच कम हो जाता है या ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ओके, low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive state whereas high temperature destroys the enzymatic activity because proteins are denatured by heat। अब आप कहोगे कि मैम हाई और लो टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट होता है, तो देखिए अगर जो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, सपोज उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है मैक्सिमम कम करने का 30 डिग्री। ठीक है, आपने क्या किया, टेम्परेचर को 30 से लो करके 25 कर दिया, तो 25 पे क्या हो जाएगा, वो अपनी इनएक्टिव स्टेज में आ जाएगा और वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप कह रहे हो कि नहीं उसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, हम 30 से 35 कर दिया, तो 35 होने के बाद क्या हो जाएगा, उसका तो स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि वो क्या अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है सिर्फ 30 डिग्री पे। तो इसलिए क्या है, टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच क्या है, सबसे ज्यादा नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे लिए कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, with the increase in substrate concentration the velocity of the enzymatic reaction rises at first and reaches a maximum velocity which is not further exceeded। ठीक है, ये कहता है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को जब हम इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करना स्टार्ट करती है, बट एक टाइम आके वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। सपोज दिस, तो यहाँ से क्या है, हम इस तरह हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को प्लॉट करते हैं, इस साइड क्या हम वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए प्लॉट करके दिखाना। ठीक है, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंडीशन को इंक्रीज करते रहेंगे वेलोसिटी क्या है, एक बारी मैक्सिमम पहुंच जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम के बाद वही सेम इसका क्या है, ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है, इसकी पावर ही इतनी है, तो ये क्या करेंगे, वापस फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि ऐसे नहीं है कि हम कॉन्टिन्यूसली उसमें सबस्ट्रेट ऐड करते रहें तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, हम ऐड कर रहे हैं वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, हम ऐड कर रहे हैं वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेते हैं जिसको बोलते हैं वी मैक्स। वी मतलब वेलोसिटी और मैक्स मतलब मैक्सिमम का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब समझ में आया कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद जो आपकी सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट फॉर्म करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम अटेन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज वी मैक्स। अब ये देखिए, व्हेन द बाइंडिंग ऑफ केमिकल शट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, जब कुछ केमिकल्स हैं जो शट ऑफ कर देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहिबिशन। ठीक है, और जो केमिकल होते हैं उनको बोलते हैं इनहिबिटर। ओके, जिनका आप ऐसे समझ सकते हो कि एक नॉर्मल रिएक्शन है जो स्मूथली चल रही है, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम इकट्ठे मिलके बेचारे बना रहे क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर वो बना रहे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर वो बना रहे एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इनहिबिटर कौन है, जो उनके अपोजिट काम करना चाहता है, जो उस चीज को रोकना चाहता है। तो ये क्या करता है, कुछ केमिकल रिलीज करता है जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम टू सेम रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ सेम टू सेम रिजेंबल करेगा, एंजाइम को पता नहीं चला कि ये इनहिबिटर है या सबस्ट्रेट है, एंजाइम तो इसको अपने साथ बाइंड कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, अब इनहिबिटर तो सब आपके प्रोडक्ट बना नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, इसी स्टेट के अंदर क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा, एंजाइम को भी समझ में नहीं आ रहा अभी क्या हो रहा है, और प्रोडक्ट भी आगे रिएक्शन में क्या है, नहीं बन रहा है। ठीक है, इस टाइप की जो रिएक्शन होते हैं उनको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। देखिए, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, दिस इज नोन एज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम है वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कैसे देखिए, एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लास ईच विथ 4 to 13 सब क्लासेस एंड नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय 4 डिजिट। ठीक है, इनको क्या है अलग अलग डिजिट के अकॉर्डिंग नेम दिया गया है। इनकी बेसिकली कितनी होती है, 6 क्लास होती है। इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आ जाता है बहुत बार। देखिए सबसे पहली क्लास कौन से, ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज। इसके अंदर क्या है, एंजाइम विच कैटलाइज द ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्टेट एस एंड एस डैश। इसके अंदर क्या है, सबस्टेट दो है, एक के अंदर क्या ऑक्सीडेशन होनी है, एक के अंदर क्या है रिडक्शन होनी है। ठीक है, तो एस रिड्यूस्ड प्लस एस डैश ऑक्सीडाइज्ड, ये क्या है चेंज होने के बाद क्या हो जाएंगे, ये वाला एस क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये वाला एक्स क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट टाइप के क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो क्या करते हैं कैटलाइज करते हैं रिडक्शन को, किस चीज के लिए, ऑक्सीडो रिडक्शन के लिए। एस जो आपका रिड्यूस्ड है प्लस एस डैश ऑक्सीडाइज जो कन्वर्ट हो जाएंगे एस ऑक्सीडाइज और एस डैश रिड्यूस्ड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है दैट इज ट्रांसफरेज। ये क्या करते हैं, एक ग्रुप को पर्टिकुलर ग्रुप को ट्रांसफर ही कर देते हैं। देखिए, एंजाइम कैटलाइजिंग ए ट्रांसफर ऑफ ग्रुप जी बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एंड एस डैश। एस और एस डैश के बीच में एक ग्रुप है जी जो क्या कर रहा है, ट्रांसफर होने का काम कर रहा है। जी क्या है, एज इट इज बाहर निकल गया और इन दोनों के बीच में क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो ये क्या कर रहे हैं ट्रांसफर होने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या है, एंजाइम कैटलाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। इनमें क्या है, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, ईथर का, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, सी कार्बन बॉन्ड का, सी हेलाइड का या पीएन बॉन्ड्स का क्या है हाइड्रोलिसिस हो सकता है, मतलब ब्रेकडाउन हो सकता है। नेक्स्ट है लाइएसिस। लाइएसिस क्या करते हैं यहाँ पे, एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के अलावा क्या है, जो आपके ग्रुप हैं उनको अलग करने का जो मेथड है दैट इज लाइज करता है। जैसे कार्बन कार्बन और ये दोनों ग्रुप क्या है इसके साथ अटैच्ड थे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, दोनों ग्रुप तो अलग रिमूव हो जाएंगे प्लस इन दोनों के बीच में क्या है डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोमेरेसिस, जो क्या करते हैं ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स को कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल एंजाइम कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट है लाइगेजेस। लाइगेज क्या करता है, एंजाइम कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर। लाइगेज का मतलब ये होता है लिंक करना। ठीक है, लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड दैट इज एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज जॉइनिंग ऑफ CO, CS, CN, PO बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड को ज्वाइन करने का काम करता है बेसिकली कौन, लाइगेजेस। ठीक है, तो ये 6 क्लासेस के हैं बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक इज कोफैक्टर्स। ठीक है, सिंपल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स। ठीक है, सिंपल एंजाइम सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जैसे पेप्सिन या ट्रिप्सिन। ठीक है, कंजुगेटेड एंजाइम है वो उसके दो पार्ट हो सकते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं कोफैक्टर। वही कोफैक्टर की बात हम यहाँ करने वाले हैं। देखिए इसमें द कंप्लीट कॉन्जुगेट एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ एन एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर आर कॉल्ड एज हेलो एंजाइम। ठीक है, एक कंप्लीट कॉन्जुगेट एंजाइम जिसके पास एपो एंजाइम भी है और कोफैक्टर भी है। ठीक है, मतलब प्रोटीन पार्ट भी और नॉन प्रोटीन पार्ट भी, उस टाइप के एंजाइम को बोलते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, अब 3 टाइप के कोफैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटलाइंस। बेटा कोफैक्टर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस लेसन के लिए, क्योंकि ये क्या है लास्ट, एक तो सबसे लास्ट टॉपिक है, तब कई बहुत बार बच्चे होते हैं कि मतलब इतनी दूर तक नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, आगे आगे का याद कर लिया, टीचर्स के लिए क्या हो जाता है, ये बेस्ट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, क्योंकि ये क्या है जो आगे वाला हमने पढ़ा था उस सबसे बिल्कुल ही अलग चीज है। ठीक है, देखिए 3 टाइप के कोफैक्टर कौन कौन से हैं। फर्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो टाइटली बाउंड होते हैं किसके साथ, एपो एंजाइम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होते हैं, कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बट देयर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिट यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, कोएंजाइम क्या होते हैं, ये भी बेसिकली कंपाउंड ही होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो क्या है एपो एंजाइम के साथ मिक्स होते हैं, मतलब इकट्ठे उनके साथ एसोसिएशन बनाते हैं, बट वो क्या होता है सिर्फ थोड़े टाइम का ही होता है, किसी इसके लिए फॉर कैटालिसिस की जो रिएक्शन है वो फास्ट हो सके। नेक्स्ट है मेटलाइंस। अ नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर मेटलाइंस फॉर देयर एक्टिविटी विच form coordination bond with side chain at the active site and at the same time form one or more coordination bond with the substrate। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कुछ टाइप के मेटल लाइंस चाहिए, जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ठीक है, ये क्या करते हैं आपके बॉन्ड बनाते हैं किस चीज के साथ, अपनी साइड चेन के साथ एक्टिव साइट पे, और क्या है आपके सबस्ट्रेट के साथ भी बॉन्ड बना लेते हैं।
ठीक है, जैसे कि जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर द प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम के लिए जिंक क्या है, कोफैक्टर का काम करता है। ठीक है, इसके साथ क्या आपका चैप्टर है जो बायोमॉलिक्यूल्स से होता है खत्म। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends, and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.